सो हमारा जो आई एम ऑडिबल टू यू, पहले तो ये बताओ भी। Yes, sir. यस सर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में चीज क्या है? प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मीन्स प्रोजेक्टेड समथिंग। प्रोजेक्टेड समथिंग मीन्स थ्रो, किसी चीज को थ्रो करना। किस में? एयर में। कैसे? विद सम फोर्स। और ये फोर्स क्या करेगी? उसे इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी। तो इस सिस्टम को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल का। जब भी हम किसी भी चीज को एयर में थ्रो करते हैं विद सम फोर्स, और ये फोर्स क्या करेगी? कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी, दैट सिस्टम इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे बैटमैन, जो बैटमैन वो नहीं, बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है, तो बॉल क्या करती है? ऐसे उड़ती है सबसे पहले। क्यों उड़ती है? क्योंकि उसको बैट से एक फोर्स अप्लाई होती है। उस फोर्स की वजह से इसे कुछ वेलोसिटी मिलती है, जिस वेलोसिटी के इम्पैक्ट के अंदर ये एयर में मूव करना स्टार्ट करती है। जब ये फोर्स का इम्पैक्ट इसके ऊपर बिल्कुल जीरो हो जाता है, जीरो होने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी जीरो हो जाती है। फिर इसके ऊपर एक्ट करती है ग्रेविटी, एंड ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ये मूव करना शुरू कर देती है टूवर्ड्स द अर्थ। दिस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। डेफिनेशन क्लियर हुई? when we project something in air with some force, and this force gives the initial velocity, उसे हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल का। सो इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। A projectile is name given to anybody which one throw into space। मैंने एयर बोला, यहाँ पे स्पेस है। with some initial velocity, ये initial velocity कहाँ से आएगी? जब हम कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। moves thereafter under the influence of gravity, जब इसकी वेलोसिटी की वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि उसने हिट किया, हिट करने के बाद उसने एक मैक्सिमम पोजीशन अचीव की, यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू जीरो हो गई, और इसने डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दिया। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगी तब इसके ऊपर सिर्फ जो एक इम्पैक्ट होगा, डेट इज ऑफ ग्रेविटी, अलोन, विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय इंजन और फ्यूल। किसी भी तरह का इसमें इंजन और फ्यूल नहीं होगा, और जो पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल उसे हम नाम देंगे ट्राजेक्टरी का। प्रोजेक्टाइल का पता चला आपको कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है? Yes, यस sir. सर। ठीक है। अभी इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? एन ऑब्जेक्ट थ्रोन आउट ऑफ मूविंग बॉडी। जैसे आप लोग बस में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल करते करते आपने बनाना खाया, बनाना खाने के बाद आपने उसका जो पील था या छिलका था उसको बाहर फेंक दिया। ठीक है। तो वो अगर आपने फेंका है तो वो उड़ता थोड़ा ना रहेगा। जितनी फोर्स के साथ ने बाहर फेंका, कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा। वेलोसिटी अटेन करने के बाद अगर ये विंडो है तो विंडो से वो ऐसे जाके गिर जाएगा। A bullet fired from a rifle, a jet of water coming out from side of hole of vessel। अगर आपने देखा होगा ग्रेड 8 में ये एक्सपेरिमेंट भी है, टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसमें ऐसे हम लिक्विड डाल देते हैं बॉटल के अंदर, यहाँ पे हम एक छोटा सा होल कर देते हैं। ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से एक आउटलेट बन जाती है। ठीक है। और दिस इज द जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम साइड ऑफ होल ऑफ वेसल। तो जब ये प्रोजेक्टाइल को हम फायर करते हैं तो फायर करने के बाद क्या होता है कि इसमें दो तरह की वेलोसिटी एक्ट करती है।
सॉरी, एक वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन एक्ट करती है। सबसे पहले जो वेलोसिटी एक्ट करती है, दैट वेलोसिटी इज, वो हमेशा स्ट्रेट मूव करेगी और वो यूनिफॉर्म रहेगी, जिसे हम नाम देंगे हॉरिजॉन्टल। और दूसरा होता है जब वो अपनी पूरी वेलोसिटी को, उसकी जीरो हो जाती है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करना शुरू कर देती है। तो दो तरह के मोशन है, प्लीज नोट करिए। जब हम प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तब क्या होगा, वो डाउनवर्ड आना शुरू करेगा, और डाउनवर्ड आएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटी मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन। ग्रेविटी मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन, और जिसकी वैल्यू रहेगी जी के इक्वल। फिर से समझिए, मेरे पास इस जगह से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, प्रोजेक्टाइल मूव किया एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहाँ से आई थी, जो मैंने फोर्स अप्लाई की थी इसके ऊपर। जब इस फोर्स का इम्पैक्ट जीरो हो गया, जीरो होने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हुई, जीरो। तो ये क्या करेगा, अब इसके ऊपर ग्रेविटी जो है वो एक्ट करना शुरू कर देगी। ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो दो तरह के मोशन होंगे, वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी motion along horizontal direction with uniform velocity, and other one is motion along vertical direction under the gravity। अगर ग्रेविटी के अंदर है, वैसे भी इसकी हर एक जगह पे देखो, जब मैं इसको फायर कर रहा हूँ तो इसकी हर एक जगह पे डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, और जिसकी डायरेक्शन चेंज होती है उस मोशन को हम नाम देते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। दैट मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर एक्सेलरेटेड है तो ये हमारे पास आ गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। प्लीज ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए कि किस तरह से क्या क्या चीजें प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक्ट करेंगी। नोट कर लिया सबने। Yes. अब जब इस प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, तब वहां पे कंडीशन आ जाती है कि कौन कौन से हम कंडीशंस लेके चलेंगे सो दैट जो प्रोजेक्टाइल है वो अच्छे से वर्क करे। तो उसमें कुछ अजम्पशंस हमारे पास रहती है कि अ, हाँ जी, तो देयर आर सर्टेन अजम्पशंस। क्या हो रहा है इसको, अगर हम ये अजम्पशंस जो है वो फॉलो करेंगे, तभी जो प्रोजेक्टाइल है वो या जो थ्रोइंग पार्टिकल है वो एज अ प्रोजेक्टाइल वर्क करेगा। तो सबसे पहली अजम्पशन जो प्रोजेक्टाइल के लिए हमारे पास है, वो ये क्या है कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस क्या करेगा, एक तरह का फ्रिक्शन जनरेट करेगा, और ये फ्रिक्शन किस चीज को इम्पैक्ट करेगा, वेलोसिटी को। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को जीरो कंसीडर नहीं करते, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन इस वेलोसिटी की वैल्यू को डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ऊपर हमने पढ़ा ना कि यूनिफॉर्म मोशन होगा हमारे पास, लेकिन वो कब होगा, अगर फ्रिक्शन को हम जीरो कंसीडर करते हैं। अगर हम फ्रिक्शन को जीरो कंसीडर नहीं करेंगे, तो जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, और अगर वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, तो प्रोजेक्टाइल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, हमारे पास सेम मोशन, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं आएगा। द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज निग्लिजिबल। अब आपको पता है कि अर्थ जो है वो प्रॉपरली कर्व्ड नहीं है, वो इस तरह से जैसे मैंने बनाया।
फ्लैट कर्व, तो उस चीज का भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं रहेगा. द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज negligible. And the last one is, for all points of trajectory the acceleration due to gravity is constant both in magnitude and direction. जैसा कि हम प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल ने पहले अंडर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्टेंस मूव किया, उसके बाद जो भी इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी वो मेरे पास यूनिफॉर्म होगी, वो यूनिफॉर्म होगी, मींस वो मेरे पास कांस्टेंट होगी. सो दीज आर द कंडीशंस, ठीक है, अंडर विच अ थ्रोइंग ऑब्जेक्ट एक्ट एज अ प्रोजेक्टाइल. अगर इनमें से एक भी कंडीशन वॉइड हो जाती है तो प्रोजेक्टाइल तो जो थ्रोइंग पार्टिकल है वो एज अ प्रोजेक्टाइल वर्क नहीं कर पाएगा वो उस कंडीशन में. एनी डाउट? No, sir. तो इसे प्लीज नोट नो कर. डाउट सर. वैसे मैंने नोट्स भेज दिए थे, मिल गए आप सबको? यस सर. हाँ, तो उसमें से कर लेना इसे, और साथ में कोई डाउट हो तो प्लीज डिस्कस करना. अब मेरे पास प्रोजेक्टाइल के कौन कौन सी टाइम है. सबसे पहले अगर मैं किसी चीज के किसी पार्टिकल को एक हाइट से फेंकता हूँ तो वो भी मेरे पास प्रोजेक्टाइल बनेगा. अगर किसी एक पर्टिकुलर एंगल से फेंकूंगा वो भी प्रोजेक्टाइल बनेगा. तो ये मेरे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स हैं. ठीक है, ये यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन कर दिया, सरफेस को हमने इंक्लाइन कर दिया. अब यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंस है, वो आप नोट कर लीजिए. तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल जो हमारे पास है सिलेबस के अंडर कह लीजिए या आपके कोर्स वर्क में, डेट इज प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम, इसके साथ ऐड करिए, फ्रॉम सर्टन हाइट, फ्रॉम सर्टन हाइट. अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये इसे हम कंसीडर करते हैं इस डायग्राम को, ये मेरे पास कुछ हाइट है और इस हाइट के ऊपर पर्टिकुलर हाइट पे यहाँ पे कोई पर्सन स्टैंड बाय है, उसके हाथ में कोई पार्टिकल था, उसने उस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया. तो जैसे ही उसने उस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो सबसे पहले पार्टिकल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ दैट फोर्स मूव करेगा. जैसे ही उस फोर्स की वैल्यू खत्म हो जाती है या डिक्रीज होनी शुरू होती है तो ग्रेविटी एक्ट करना शुरू कर देगी और पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा. तो हमने इसके बारे में सारी की सारी चीजें निकालनी है. तो हेडिंग दीजिए अपने अपनी नोटबुक के ऊपर, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट. तो यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रोजेक्टाइल को फायर किया तो प्रोजेक्टाइल दो तरह की इंडिपेंडेंट मोशन के अंडर आ गया. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. और ये दोनों मोशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, दे आर द इंडिपेंडेंट मोशन और ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ पे एक चीज याद रखना, साइमल्टेनियस का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने प्रोजेक्टाइल को फायर किया, जैसे जैसे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, बाय द सेम मैनर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. सो ये साइमल्टेनियसली एक्ट करेगी. तो हेडिंग आप लोगों ने दे दी है, अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं किस तरह से करना है इस प्रोजेक्टाइल को. बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है. तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, जिस प्रोजेक्टाइल को मैंने एक हाइट h से थ्रो किया. जैसे ही मैंने उस हाइट से उसको थ्रो किया तो सबसे पहले वो वर्टिकल डिस्टेंस मूव किया. वर्टिकल डिस्टेंस मूव करने के बाद जैसे वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होने शुरू हुई, ग्रेविटी एक्ट करना शुरू हुई और उसने एक पाथ फॉलो करना शुरू कर दिया. फुट ऑफ टावर से लेके, जहां जिस हाइट पे है उस हाइट के फुट से लेके
जहां पर वो लैंड करेगा, इन दोनों के डिस्टेंस को हम नाम देंगे हॉरिजेंटल रेंज। दैट डिस्टेंस इज नोन एज हॉरिजेंटल रेंज। जो पाथ ये फॉलो करेगा, दैट पाथ इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। कि जितनी देर ये एयर में रहेगा, दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये, और इसके अलावा एक दो चीजें हम और डिस्कस करेंगे इसमें। तो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे इनिशियली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम इस आर्टिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे ही हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया, प्रोजेक्टाइल को फायर करने के बाद प्रोजेक्टाइल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर रीच किया। जब वो पी के ऊपर रीच किया तो उसके कोऑर्डिनेट से पी इज इक्वल टू पी एक्स वाई, मतलब अलोंग हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट एक्स एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट वाई, एक्स वाई आ गया। और हमें पता है डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, सॉरी, स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया, टाइम इज इक्वल टू Yes, sir. डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू। अब हमने देखना है कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो हमने फॉर्मूला लगाया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एस डिस्टेंस ट्रेवल, यू वाई इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस। क्योंकि जब भी हम कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होती है हमारे पास, और वर्टिकल हमारे पास वाई एक्सिस होती है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जब हमने इसको फायर किया था तो हमने इसको कौन सी वेलोसिटी दी थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी, तो यू वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0। सो वाई एस इज इक्वल टू वाई, कितना डिस्टेंस कवर किया, फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द बॉटम, दैट इज वाई। यू मेरे पास क्या है, 0, क्योंकि हमने वर्टिकली उसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दी थी। तो 0 इंटू टी, एक्सेलरेशन को हमने रिप्लेस कर दिया जी के साथ, सो 1/2 जी टी स्क्वायर। ऊपर हमने कैलकुलेट की थी वैल्यू टी की, टी इज एक्स बाई यू। इस टी की वैल्यू को यहाँ पे हम डालेंगे, तो y इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स बाई यू स्क्वायर। तो हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन बन जाएगी। दैट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर। अगर आप इसे मैथमेटिक्स की फॉर्म के साथ कंपेयर करो तो ये हमारे पास बन जाती है एक पैराबोला की फॉर्म। इफ वी कंपेयर विद द जनरल फॉर्मूला, एफ वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू जी कांस्टेंट यू कांस्टेंट एक्स स्क्वायर। अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये कांस्टेंट आ गया। दिस इज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ, विच इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हम क्या लिखेंगे, द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ये क्लियर हुआ आप लोगों को इतना? कि कोई डाउट है तो प्लीज बताइए मुझे इसमें। अमन प्रसाद, Clear है स्वरित, sir. इफ देयर इज एनी डाउट बेटा yes, प्लीज। sir. Clear, sir. स्वरित, Yes, sir. Clear. ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट ट्राजेक्टरी निकाल दिया कि जो पाथ फॉलो करेगा वो कौन सा होगा, और हमें क्या चीज मिली कि जो भी वो पाथ फॉलो करेगा दैट पाथ विल बी अ पैराबोलिक पाथ। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि प्रोजेक्टाइल फायर करने के बाद, और जैसे यहाँ से फायर किया और यहाँ पे लैंड किया, तो कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए ये एयर में रहा, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट।
It is a total time for which the projectile remain in its flight or in air is known as time of flight. अगर t मेरे पास वैल्यू है टाइम ऑफ फ्लाइट की, s इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्र, और कितनी कितनी दे रहा था यहाँ से यहाँ, दैट इज h इज द हाइट. सो s को मैंने रिप्लेस कर दिया h के साथ. यू वाई मेरे पास 0 है. देखना कोरियर वाला तो नहीं आया. यू वाई की वैल्यू मेरे पास 0. हाँ, ये 1 मिनट बेटा वेट करना, ये दे क्या उनको, इधर आ. हाँ जी जी भेजे लगा, ये दे. तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी एस इज एस इज एच, कितनी हाइट से वो नीचे आया. यू वाई हमारे पास है 0. ए वाई की वैल्यू मेरे पास g, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और t की वैल्यू t. तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्र. हमने कैलकुलेट करना था टाइम बाय अरेंजिंग द इक्वेशन. t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय g. तो मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय g के. एनी डाउट इन दिस इक्वेशन? No, sir. sir. क्लियर है ना बेटा, कोई डाउट तो नहीं इसमें? No, sir. ठीक है जी. So the next one we have over here is horizontal range. Horizontal range आपको पता ही है, जैसे कोई जेवेलियन थ्रो करता है तो थ्रो करने के बाद वो कितनी दूर तक जाता है, उस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ux, टाइम इज t. यहाँ पे हम t की वैल्यू जो अभी हमने ऊपर फाइंड की है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो रेंज हमारे पास आ गई u अंडर रूट 2h बाय g के. So this is about the horizontal range. अब velocity of particle at any instant of time. दो तरह की velocity हमने देखी. One is, ये थोड़ा न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगी टर्म, इसे थोड़ा सा अच्छे से समझना. एट द इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट की दो तरह. कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या है, v. और हमने इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया. वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अदर वन इज वर्टिकल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे ही हमने इसको फायर किया था, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, ये मेरे पास हाइट थी, मैंने इससे से फायर किया, तो जितनी वेलोसिटी के साथ फायर किया दैट इज u. और वर्टिकली, क्योंकि मैंने इसे वर्टिकली डिस्प्लेस किया ही नहीं, तो मेरे पास जो वर्टिकल आएगा, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v के लिए मेरे पास आ गया यू वाई. इनिशियल वेलोसिटी मैंने वर्टिकल को दी नहीं तो 0. एक्सेलरेशन की जगह g, साथ में t. तो यू वाई इज जी टी. और हमने लास्ट वेक्टर्स में पढ़ा था हम कैसे कंपोनेंट निकालते हैं दोनों के. स्क्वायर ऑफ x, स्क्वायर ऑफ y, यू स्क्वायर प्लस वैल्यू डाल दी, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी. और अगर हमने इसका हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना है, देन वी वाई कंपोनेंट बाय वी एक्स. ये हमने किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो प्लीज नोट करिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट. नूर, एनी डाउट? No, sir.
स्वरित, Yes, sir. हाँ जी बताओ क्या डाउट है? No, sir, no doubts. डरा ही दिया यार तुम्हें। क्लियर है सारे का सारा प्रोजेक्टाइल अभी जो हमने किया? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. हमने इस प्रोजेक्टाइल में चार चीजें फाइंड की। फर्स्ट हमने फाइंड किया इसकी ट्रैजेक्टरी। उसके बाद हमने, यार ये क्या चल रहा है? उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल रेंज, ये सारे का सारा। अब न्यूमेरिकल कैसे आएगा आपको, ये देखिए। A hiker stand on the edge of cliff for 490 मीटर हाइट आ गया आपके पास above the ground and throw a stone with horizontal initial speed 15 मीटर per second. Neglecting air resistance, आपको हर जगह पे मिलेगा neglecting air resistance। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी एक थ्रोइंग पार्टिकल के लिए एज अ प्रोजेक्टाइल वर्क करने के लिए। So neglecting air resistance, find the time taken by the stored। तो सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, टाइम इज 2 √2 h/g। h कितना दिया है उसने, कहाँ गया, 490, और g की वैल्यू आपके पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू डालो, आपके पास टाइम आ जाएगा। एंड सेकेंड उसने कहा है एंड स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो भी हमने फॉर्मूला किया दोनों का, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। यू स्क्वायर आपके पास यू इनिशियल वेलोसिटी 15 का स्क्वायर, और ये 10 था, 10 इंटू 9.8 करके उसे सॉल्व करो ये वैल्यू। क्लियर हो गया आप लोगों को कि अभी कोई डाउट है? प्लीज डिस्कस। Clear है sir. ठीक है जी। तो इस चैप्टर के मैंने आपको नोट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो आपने क्या करना है, बड़ा छोटा सा काम है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, डेट इज, ये न्यूमेरिकल्स एक बार देख लेना सारे अच्छे से। ये दिस इज द नेक्स्ट आर्टिकल विद सर्टेन एंगल। इसे एक बार रिवाइज कर लेना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि क्योंकि कल स्कूल से है तो स्कूल में पता नहीं किस तरह से होगा कि मैं ये कल कंप्लीट करवा दूं दोनों के दोनों आर्टिकल आपके पास, और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। 2 आर्टिकल और उसके बाद जो सर्कुलर मोशन है। तो प्लीज स्टूडेंट कल तक जितना भी हमने आपके पास आगे है उसे एक बार चेक कर लीजिए। हो जाएगा बेटा? Yes sir. चलो, थैंक यू Yes. वेरी मच।